अच्छा स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग कोलिजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। है ना। कोलिजन का मतलब बेसिकली दो बॉडीज का टकराना कह सकते हो। ओके। जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक्चुअली दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। अच्छा, अब ये जो दो फोर्सेस हैं जो ये दोनों एक दूसरे पे लगा रही हैं, ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लगते हैं एंड दे आर वेरी लार्ज फोर्सेस। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं, एक्चुअली इम्पैक्ट भी बोलते हैं इसे, इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं, राइट। इम्पल्सिव फोर्स या इम्पैक्ट का मतलब है व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल बट द फोर्स इज वेरी लार्ज, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, राइट। तो जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक इम्पैक्ट आता है, और वो जो इम्पैक्ट है वो दोनों बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट ही होता है। तो अगर हम दोनों बॉडीज को एक साथ देखें, मान लेते हैं जैसे ये दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं। अब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये इस पे फोर्स लगाएगी, है ना, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ है। ओके, ये बॉडी इस पे इधर फोर्स लगा रही है और ये बॉडी इस पे इधर से फोर्स लगा रही है। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसको लिख देते हैं F1, फोर्स एक्टिंग ऑन वन। ठीक है। और ये जो फोर्स है ये टू पे है, फोर्स मान लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन टू। लेकिन ये दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल और अपोजिट हैं तो इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी, राइट। दे मस्ट बी इक्वल फोर्सेस। तो मैं दोनों को सिंपली एफ भी लिख सकता था, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगी। तो अगर मैं इसको एफ लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा, राइट। तो जब दो बॉडीज आके टकरा रही हैं तो दे आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट। अच्छा, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूँ, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक माने तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम इन फोर्सेस को देखें तो अब ये एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा। और अगर मैं इनका नेट फोर्स निकालता हूं तो बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है ना। तो सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है दोनों कोलाइडिंग बॉडीज को मिला के जो एक सिस्टम बनाया हमने। ठीक है ना। हमारे सिस्टम में दोनों बॉडीज आ रही हैं, तो अगर हम देखें तो इन दोनों को मिला के इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो कितना है? जीरो। अब आपको पता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, राइट। तो यहाँ पे इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द लीनियर मोमेंटम P of the system is constant। कांस्टेंट लिख दो या कंजर्व लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, एक तो ये कि वेक्टर है तो वेक्टोरियली कंजर्व करना है इसे। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी। और कंजर्वेशन या कांस्टेंट रखने का मतलब है कि जितना दोनों का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही दोनों का लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। ओके, मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अगर मैं बिफोर द कोलिजन इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम लिखता हूँ और फिर आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडीज का मोमेंटम लिखता हूँ, तो वो जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम होगा। तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए दैट P इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू P फाइनल। The initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। ठीक है, ये सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। ध्यान रखना। क्या इंडिविजुअल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो क्या उसका भी मोमेंटम कंजर्व है एक बॉडी के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मैंने इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया था। अगर मान लो कि मेरा सिस्टम ये नहीं है, ओके, इसको हटा देते हैं। लेट अस से मेरा सिस्टम ये नहीं है, अब मेरा सिस्टम बस ये है, दिस वन, दिस इज माई सिस्टम, जिसमें कि फर्स्ट बॉडी आ रही है। अब अगर सिर्फ ये सिस्टम है तो अब ये सेकंड बॉडी सिस्टम से बाहर होगी। अब ये जो फोर्स लगाएगी इस पे, ये वाला फोर्स, तो ये अब एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो अब जब इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो अब इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ओके, इसका मतलब ये है कहने का कि अगर हम इंडिविजुअली बॉडी को देखें तो दोनों का मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि इंडिविजुअली जब हम इसे देखते हैं तो इसका फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर हम इसको देखें
तो फिर इसका फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इंडिविजुअली दोनों बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला के एक मानता हूँ तो फिर वहां पे हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के जो नेट फोर्स बन रहा था वो जीरो था। ओके, और इसलिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि कोलिजन कोई भी हो, जब भी दो बॉडीज टकराएंगी तो वहां पे एक चीज तो पक्का है कि वो आपस में फोर्स लगाएंगी, उस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा और उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये हर कोलिजन की एक प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग द कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स आने शुरू होंगे। एक तो कोलिजन की प्रॉपर्टी सब में कॉमन है कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है और वो है काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है? तो ये जरूरी नहीं है, ओके ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो अगर तुमने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट माना है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर उस केस में किसकी, सिस्टम की, इंडिविजुअल बॉडीज की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की। तो इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके, देन द कोलिजन इज कॉल्ड ए इलास्टिक कोलिजन, उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और अगर मान लो कि जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई है, नॉर्मली लॉस होती है, बट देयर में बी ए गेन ऑल्सो, मतलब चेंज होने का मीनिंग है यहाँ पे। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है 99% केसेस में इट्स ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट इन 1% ऑफ केसेस देयर में बी ए गेन इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, तो अब अगर कभी ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आए, बेशक लॉस हो या गेन हो, तो अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज हो रही है तो फिर उस केस में हम बोलेंगे इसे इनइलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन है वो हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, ये मेन चीज है। और दूसरा, अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है तो उसको बोलेंगे हम इलास्टिक कोलिजन। ओके, और अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस या गेन हो रहा है तो फिर हम उसे बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, अब ध्यान ये रखना कि हम लोग नॉर्मली, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं तो हम ये मानते हैं कि जैसे जब दो बॉडी टकराई, तो जैसे एक कार और एक कार है और एक बस है, या एक ट्रक है एक बस है, इनके बीच में कोलिजन हुआ। अब जब ये आ रहे थे एक दूसरे की तरफ तो दोनों में वेलोसिटी थी, दोनों में काइनेटिक एनर्जी थी। टकराने के बाद वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाती है ना, दोनों बॉडीज रेस्ट पे आ जाती हैं। तो इसका मतलब देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कोलिजन में लॉस होता है। हाँ, 90% केसेस में लॉस भी होता है, लेकिन कुछ परसेंट में गेन भी हो सकता है ना। जैसे अगर एट द टाइम ऑफ कोलिजन मान लो कि कोई बॉम्ब आ रहा है और वो बॉम्ब किसी चीज़ से टकराता है और फिर वो फट जाता है, तो उस केस में जब एक्सप्लोजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग लेकर चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन है, तो कोलिजन जो है वो दो तरीके के हो गए। एक तो हो गया इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा हो गया इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों ही केसेस में मोमेंटम इसमें भी कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट हियर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। ओके, अच्छा, जब लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरिंग द कोलिजन तो हम उसको इन इलास्टिक मानते हैं। और अगर कोई एक ऐसा कोलिजन हमें मिल जाए जिसमें कि मैक्सिमम लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो फिर हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो एक तरीके से एक टाइप का कोलिजन हम और नोट कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एंड देयर इज ए मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली। तो ये पॉइंट नोट करने का है, दैट मैक्सिमम लॉस in kinetic energy takes place।
तो ऐसे केसेस को या ऐसे कोलिजन को हम बोल सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन विच मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग प्लेस बट मोमेंटम सब में कंजर्व है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है कोलिजन का, तो सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो उसमें लगाना ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो लगेगा ही लगेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा वो फिर देखेंगे टाइप ऑफ कोलिजन पे, ठीक है ना। तो ये हमारे कोलिजन्स हैं, डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स, राइट। अच्छा, अब हम लोग कुछ केसेस करने जा रहे हैं जो आपके स्कूल लेवल पे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग एक हायर लेवल का वीडियो भी देखेंगे कोलिजन के ऊपर ही, राइट। तो उसमें थोड़ा सा एक अलग तरीके से कोलिजन को डिस्क्राइब किया है मैंने, तो उसको लेकिन रखेंगे थोड़ा सा बात के लिए। पहले एक दो लेक्चर्स हो जाएं, ये कोलिजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में मैं एक आधा कॉन्सेप्ट और कराऊंगा सेंटर ऑफ मास का, फिर एक कोलिजन का दोबारा से एक वीडियो भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। तो उस लेक्चर में इसी कोलिजन को हम थोड़े से एक अलग तरीके से देखेंगे, राइट। तो अभी हम लोग स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ये समझ लो कि आईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब इसमें हमें करना क्या है, हमारे को इन सब केसेस के एग्जांपल्स लेने हैं, ओके, इन सब केसेस के एग्जांपल्स। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गया हमारा टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी में हम एक और तरीके से भी कोलिजन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। और वो कोलिजन वो क्लासिफिकेशन का तरीका है कि क्या बॉडीज कोलिजन से पहले और बाद में एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं या अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, ओके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बॉडी जा रही है और पीछे से एक बॉडी ने इसे कोलाइड किया, और उसके बाद में भी मान लो पहले दोनों एक्स एक्सिस में चल रही थी और कोलिजन के बाद में भी एक्स एक्सिस में ही चल रही है, मतलब कोई डेविएशन नहीं हुआ उनके पाथ में। इस तरीके से कोलिजन हुआ है कि देयर इज नो डेविएशन इन देयर पाथ। तो अगर जिस एक्सिस पे पहले चल रही थी कोलिजन के, बाद में भी उसी एक्सिस पे चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन, ओके। पहले भी एक्स एक्सिस पे चल रही थी दोनों बॉडीज, ओके, ऐसे चल रही थी, अब पीछे से आकर उसने कोलाइड किया और उसके बाद में भी दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन दोनों उसी एक्सिस पे ही चल रही हैं। इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन, और इसी को हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, ओके ना, हेड ऑन कोलिजन। जबकि एक दूसरा कोलिजन ये भी हो सकता है कि कोई बॉडी आकर टकराए और फिर टकराने के बाद वो डेविएट हो जाए, ओके ना, इधर से आई टकराई और फिर इधर चली गई। तो जैसे आप लोग कैरम वगैरह अगर खेलते हैं तो कैरम में होता है ना, एक स्ट्राइकर होता है, कॉइन होती है, तो जब स्ट्राइकर जाके कॉइन से टकराता है तो स्ट्राइकर इधर चला गया, कॉइन इधर चली गई, तो दैट इज कॉल्ड, अब इस केस में डेविएशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है ना, कोलिजन इन टू डायमेंशन, राइट। और भी एग्जांपल जैसे बिलियर्ड बॉल्स का है ना, अगर कभी बिलियर्ड खेली हो आपने तो एक बॉल है और दूसरी बॉल से हम उसे स्ट्राइक कराते हैं। अब स्ट्राइक करने के बाद अगर दोनों बॉल एक ही लाइन पे ही चल रही हैं, उसी लाइन पे जिस लाइन पे पहले चल रही थी, तब तो वो हो गया हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर कोलाइड करने के बाद में एक बॉल इधर चली गई, एक इधर चली गई, मतलब दोनों डेविएट कर गई अपने पाथ से, तो फिर उसे बोलेंगे हम कोलिजन इन टू डायमेंशन, और इसी को दूसरा नाम भी देते हैं हम ऑब्लिक कोलिजन। तो मतलब दो टाइप के कोलिजन हो गए, ठीक है। कौन कौन से कोलिजन्स का एक क्लासिफिकेशन तो ये है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और दूसरा है एक ऑब्लिक कोलिजन, सो ऑब्लिक कोलिजन, राइट। इसका मतलब अगर हम देखें तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हेड ऑन कोलिजन लें, और फिर हेड ऑन कोलिजन में एक इलास्टिक का एग्जांपल लें, फिर हेड ऑन में इन इलास्टिक का एग्जांपल लें, फिर हेड ऑन में परफेक्ट इन इलास्टिक का एग्जांपल लें, उसके बाद में फिर ऑब्लिक कोलिजन लें, और फिर ऑब्लिक कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन देखें, फिर ऑब्लिक कोलिजन में इन इलास्टिक देखें, और फिर परफेक्ट इन इलास्टिक देखें, है ना। तो इस तरीके से अगर तुम आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो इतने सारे कोलिजन बन जाएंगे, ओके। लेकिन पहले हम लोग बेसिक पार्ट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग आईआईटी मेंस तक पहुंच जाएं, और फिर उसके बाद में इसको और अच्छे लेवल पे लेकर जाएंगे, राइट। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो करेंगे हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन देख लेते हैं, हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पहले देखते हैं, ओके। और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं, राइट।
तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं एक हेड ऑन कोलिजन जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं जिसमें कि जो दो बॉडीज हैं वो आपस में स्टिक हो जाएं। कोलिजन के बाद में दे बिकम अ सिंगल बॉडी एंड देन दे मूव टुगेदर। ठीक है। वैसे तो इसमें ये जरूरी नहीं होता कि दोनों बॉडीज स्टिक हों, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाए। अगर कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी, अब दूसरी बॉडी आई और अगर वो भी रेस्ट पे हो गई तो फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई ना कोलिजन के बाद, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई क्ले क्ले होती है ना, है ना, तो क्ले को अगर हम मान लेते हैं कि किसी वॉल पे थ्रो करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्ले को थ्रो किया, अब वो थ्रो करने के बाद में यहाँ पे कोलाइड करी और फिर यहीं पे चिपक गई, तो what is the final velocity of the clay? So that is zero. What is the velocity of the ball? That is also zero. तो क्ले की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी इक्वल हो गई, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो जितने भी एम्बेडिंग के क्वेश्चंस तुम्हें मिले, जैसे कि कोई मान लो कि एक बैग है, कोई सैंड बैग है, ठीक है, या कोई वुडन बॉक्स है, अब हमने क्या किया, एक बुलेट को फायर किया, अब वो वुडन बॉक्स के अंदर गई और उसके अंदर एम्बेड हो गई बुलेट। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, ओके, बुलेट जो है वो बॉक्स के अंदर है एंड दे आर मूविंग टुगेदर। तो अब इस केस में बुलेट की फाइनल वेलोसिटी और बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई ना, क्योंकि उसी के अंदर एम्बेड है। तो इसका मतलब कि ये जो केस है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का है। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल वेलोसिटी होती है दोनों बॉडीज की वो इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका एक एग्जांपल है कि अगर दो बॉडीज आपस में स्टिक कर जाएं, ठीक है, तो वो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अभी हम हेड ऑन में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि एक ये कोई बॉडी है जिसका मास है m1 और ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। अब ये चल रही है u1 वेलोसिटी से और ये चल रही है u2 वेलोसिटी से, राइट। अब ये बॉडी इसके साथ जाके टकराती है, तो जब ये इसके साथ जाके टकराएगी तो अगर कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है तो फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई या ये स्टिक हो गई, तो फिर इन दोनों का जो मास है वो मैं m1 प्लस m2 एक साथ ले सकता हूँ और मान लेते हैं कि ये सिस्टम अब v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन है, तो ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है जो हेड ऑन है, ठीक। पहले भी एक्स एक्सिस में चल रही थी बॉडीज और फाइनली भी एक्स एक्सिस में चल रही है बॉडीज, है ना। तो अब इस केस में मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब क्योंकि सब एक्स एक्सिस में ही है तो इसलिए वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा देते हैं। नाउ व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इट इज m1 u1 एंड दिस इज m2 u2। तो इन दोनों का मिला के ये आ गया, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो दिस मास इनटू दिस वेलोसिटी, सो इट इज m1 प्लस m2 इनटू v। तो देखो यहीं से हम v निकाल सकते हैं, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? तो v विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद इस सिस्टम की, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा के अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है बॉडीज की। अब मान लो कि अगर इसी केस में तुम्हारे को और चीज़ें भी बोली गई हैं, जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया था कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जैसे फर्स्ट बॉडी है तो इस पर कितना इम्पल्स लगा, ओके, तो आपको जस्ट क्या करना है, इसका चेंज इन मोमेंटम देखना है। फाइनल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है। फाइनल मोमेंटम कितना है, तो जो मास है m1 और फाइनल वेलोसिटी है v, तो m1v। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम में से m1v में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देता हूँ, m1 u1 को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा चेंज इन मोमेंटम और वही इम्पल्स होता है। तो अगर आपको इम्पल्स ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भाई फाइंड द इम्पल्स,
तो जो इम्पल्स है उसे अगर कैलकुलेट करना है सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये हम पहले कर चुके हैं, है ना, कि जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा। अच्छा, जब आप इम्पल्स निकालोगे तो इम्पल्स दोनों बॉडीज पे हमेशा इक्वल आएगा, इसका ध्यान रखना। अगर कभी कैलकुलेशंस करनी पड़े तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि जितना इम्पल्स इस पे लगेगा उतना इम्पल्स इस पे लगेगा। ओके, तो ये वही है इम्पल्सिव फोर्स वाला कॉन्सेप्ट कि इम्पल्सिव फोर्स लग रहे हैं तो उस इम्पल्सिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इम्पल्स की हेल्प से। और इम्पल्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम से। तो अगर इम्पल्सिव फोर्स इक्वल है, जितना वन ने टू पे लगाया उतना ही टू वन पे लगाती है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ने इक्वल इम्पल्स लगाया है एक दूसरे पे। और जो इम्पल्स है वो हम चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर मान लो इसका इम्पल्स कैलकुलेट करना है, ओके, सेकेंड मास का, तो इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज m2v और इनिशियल मोमेंटम इज m2u2, दोनों को माइनस करेंगे और v की वैल्यू ये डाल देंगे तो आपको इम्पल्स पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी केस में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन के बाद एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन से पहले उनको सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ओके। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, राइट। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब लॉस निकालना है, तो अच्छा कौन सी ज़्यादा होगी, तो क्योंकि लॉस हो रहा है इसका मतलब ये कम होगी, ये ज़्यादा होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी, तो इसमें से इसको माइनस करके हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो कई बार ऐसा भी होगा कि परसेंटेज लॉस अगर निकालना है तो इसका ध्यान रखना कि फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, तो ये तुम्हारा लॉस आ जाएगा, परसेंटेज लॉस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनल ये जो लॉस है ये तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो इसको यहाँ डाल देते हैं जरा, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, okay, and now that is equal to 1 minus kinetic energy final upon kinetic energy initial into 100। तो ये हमारा परसेंटेज लॉस का एक तरीके से फार्मूला बन गया, है ना। अब अगर मान लो इस केस में हमारे को इस तरीके से दे दिया जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 है और दूसरी बॉडी u वेलोसिटी से आके इससे टकराती है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी बताओ और ये प्रूव करो कि इस केस में लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। सो प्रूव दिस कि इट मस्ट बी ए इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, u0 एंड अनदर बॉडी कम्स एंड स्टिक्स विद इट, दूसरी बॉडी आती है और इससे स्टिक हो जाती है ऐसे। तो आपको बताना है कि इस केस में दिस कोलिजन मस्ट बी ए इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर तुमको ये फाइंड आउट करना हो या ये प्रूव करना हो कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना चाहिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है। तो उससे तुम्हारे को ये पता चल जाएगा, अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब देयर इज नो लॉस। लेकिन इस केस में तुम देखोगे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कम आएगी इनिशियल से। तो हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। जब भी तुमसे बोला जाए कि प्रूव दैट इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, तो तुम एक तरीका ये है करने का कि आप काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकाल के और ये वहाँ पे कंपेयर कर लो कि फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अब हम लोग ये करने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी। तो देखो पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ दोबारा। कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, सो इट इज m1u प्लस इसका मोमेंटम m2 इंटू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये बन जाएगा m1u इज इक्वल टू m1 प्लस m2v।
तो यहाँ से v आ जाएगा m1u अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब ये जो v है इसको हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालने के लिए। ओके, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि फाइनल कितनी है और इनिशियल कितनी है। राइट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आ जाएगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर यहाँ से, और v की वैल्यू ये है m1u अपॉन m1 प्लस m2, तो इसको यहाँ डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1u अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, इसको होल स्क्वायर लिख दो। ठीक, तो आप देखो कि ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इसकी प्लस इसकी वो भी निकाल देते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u स्क्वायर प्लस इसके लिए, तो इसकी तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो उसे छोड़ दो, तो बस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ओके, वैसे तो फार्मूले से दिख रहा है कि बराबर नहीं है, बट देयर इज अ लॉस और गेन। ये कैसे फाइंड आउट करें कि भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा है या इनिशियल ज़्यादा है? तो आप इन दोनों को ना डिवाइड करके देख लो। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा m1 u स्क्वायर अपॉन ये m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये देखो u स्क्वायर कैंसिल और m1 से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्वांटिटी बन रही है मेरी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1, है ना। अब आप देखो कि ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है कि छोटी है? तो इसका जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन 1। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर ये भी 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन 1। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा है या फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम है। इसका मतलब देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इट इज ऑलवेज बी ए केस ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारे को जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस में सबसे पहला काम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ और फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं कोलिजन के, वो कई बार प्योर क्वेश्चंस नहीं होते कोलिजन के, इसके साथ में कुछ ना कुछ और चीज़ जोड़ दी जाती है। तो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, लेट अस सी दैट। अच्छा स्टूडेंट, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक बुलेट को हमने फायर किया है और ये एक बॉक्स है जिसका मास है 4.8 kg और ये रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे म्यू भी दिया हुआ है 0.1। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉक्स। ठीक है, ये जो बुलेट है ये इसी के अंदर ही एम्बेड हो जाती है और फिर दोनों एक साथ चलते हैं। राइट, तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्टेंस ये बॉक्स ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मतलब यहाँ से बुलेट आई, वो इसके अंदर गई, उसके बाद में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। राइट, अब देखो सबसे पहला काम तो इसमें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जिससे कि हमें पता चले कि जब ये बुलेट इस बॉक्स के अंदर चली गई है तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या बनती है। तो ये इसका इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, अब फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि ये बुलेट इसके अंदर चली जाएगी। तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो भाई इनिशियल मोमेंटम इज इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास इज 0.2 and velocity is 100, so this is 20. now final momentum, फाइनली ये बुलेट इसके अंदर आ गई है। ओके, और अब ये सिस्टम चल रहा है वेलोसिटी v से, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या लोगे, तो 4.8 तो इस बॉक्स का या ब्लॉक का मास है और प्लस ये 0.2 भी इसी के अंदर है, तो 4.8 प्लस 0.2 राइट 5।
तो फाइनल मोमेंटम होगा 5 इंटू वी, फाइनल मास दोनों का सम होगा ना, तो 5 इंटू वी। अब कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओ, दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मोमेंटम, सो 5v इज इक्वल टू 20 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये हिट करेगी तो उसके बाद में ये 4 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करेगी। ओके, अब ये कितना आगे जाके रुकेगी, तो अब इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, और फाइनल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, राइट। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इसको हम लॉज ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, राइट। चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचें, तो जैसे जब इसके पास में वेलोसिटी आ गई तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ तक आने में खत्म हो गई है, जीरो हो गई है ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, तो ऑल दिस काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट इस बॉडी ने वर्क किया होगा। तो जो भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो बढ़ नहीं रही। अगर हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो क्या पोटेंशियल बढ़ रही है, तो नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चल रही है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है ना। व्हाट इज द लॉस, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस प्लेस एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी हियर, तो यहाँ पे तो जीरो है, तो इसका मतलब जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी सारी ही लॉस हो गई है। तो कितनी लॉस हुई, हाफ एम इज 5 इंटू वी स्क्वेयर, है ना, v इज 4 का स्क्वायर 16, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ये सारी खत्म हो गई है। सो दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू n एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। नाउ व्हाट इज n इक्वल टू, तो दिस n इज इक्वल टू mg, है ना, n इज इक्वल टू mg, तो हम करते ही हैं। तो mg कितना है, तो मास 5 kg, तो 5 इंटू जी 50। तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल के हम निकाल देते हैं, ये कितना आएगा 8, और ये 40 इज इक्वल टू 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज mg इज 50 इंटू s, तो यहाँ से s आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 5, 40/5 इज 8 मीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया इस केस में, ठीक है ना। तो इतना डिस्टेंस ये बॉडी ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसमें दो चीज़ें कंबाइंड हो गई ना, एक तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट आ गया, और दूसरा एक ये वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल आ गया, है ना। या तो वर्क से निकालो इसे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, या मैंने इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल दिया, राइट। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी बनता है, और वो ये है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है कि ड्यूरिंग द कोलिजन, ओके अच्छा, एक पॉइंट और जो मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है, एक्सप्लेन करना जरूरी है यहाँ पे, कि देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कब लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इक्वेट किया था ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कब लगाते हैं, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, राइट, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर तुम इस केस में देखो, तो ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड पे रखा है, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इस बॉडी पे लग रहा है। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो फिर क्या हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते थे, क्योंकि मेरे सिस्टम में बुलेट होती है और ये ब्लॉक होता है, ग्राउंड नहीं होता। तो जो ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या वो एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? अगर है तो फिर इस सिस्टम के ऊपर, सिस्टम का मतलब अगेन बुलेट प्लस ब्लॉक, तो इस सिस्टम पे अगर ये एक एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर इस सिस्टम का मोमेंटम क्या हम कंजर्व कर सकते हैं? तो फिर तो नहीं कर सकते, तो फिर तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना है,
तो हम यहाँ पे ना एक चीज़ एज्यूम करके चलते हैं एक्चुअली, और वो एजम्पशन ये होती है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम ये मानते हैं कि ये जो बुलेट है वो इस ब्लॉक के अंदर इंस्टेंटली चली जाती है, और जब ये ब्लॉक के अंदर इंस्टेंटली चली गई तब उसको वेलोसिटी मिलती है, और फिर फ्रिक्शन आता है। क्योंकि फ्रिक्शन कब आएगा? व्हेन दिस बॉडी टेंड्स टू मूव, जब ये चलने की कोशिश करेगी या चलना शुरू करेगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बुलेट है ये इस ब्लॉक के अंदर इंस्टेंटली चली जाती है, मतलब ये ब्लॉक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और ये बुलेट इसके अंदर आ जाती है, और जब ये अंदर आ जाती है तब इसे वेलोसिटी मिलती है, फिर ये चलना शुरू करती है, तब फ्रिक्शन आता है। इसका मतलब कि पहला प्रोसेस है बुलेट का ब्लॉक के अंदर जाना, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप पे ब्लॉक चलना शुरू करता है और फिर फ्रिक्शन आता है। इसका मतलब कि जिस टाइम पे ये बुलेट अंदर गई थी तो उस टाइम पे ये जो ब्लॉक था ये हिल भी नहीं पाता और इसलिए फ्रिक्शन नहीं आता। तो ड्यूरिंग दैट कोलिजन टाइम नो एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज देयर। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन जो है वो सेकंड स्टेप पे आता है। पहला स्टेप ये अंदर गई, उसके बाद में ब्लॉक ने चलना शुरू किया, तब फ्रिक्शन आएगा। राइट, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना इसका कोलिजन का, ये इंस्टेंट होता है, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं होता। ओके, इंस्टेंटली बुलेट अंदर आ जाती है और फिर ब्लॉक चलना शुरू होता है। तो ड्यूरिंग दैट मोशन ऑफ द ब्लॉक, ड्यूरिंग दैट मोशन ऑफ द बुलेट, जब वो एम्बेड हो रही है, जब वो ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो जो ब्लॉक है वो हिल भी नहीं पाता। ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाता है। ओके, और उसके बाद में फिर सब कुछ होता है। राइट, अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय, इसे ध्यान से लिख लेना, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग द कोलिजन। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अब देखो कि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, अब फ्रिक्शन तो यहाँ पे था और वो तो हमने लेना नहीं, ये भी बताया है कि जब तक ये कोलिजन होता है तब तक यहाँ पे फ्रिक्शन आता ही नहीं। फ्रिक्शन तो उसके बाद में आता है जब ये चलना शुरू करेगा। तो फिर ये कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे एक और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फ्रिक्शन लग रहा है, और वो है बुलेट का और बॉक्स के बीच में। एक्चुअली जब ये बुलेट आई थी तो ये 100 की स्पीड पे आई थी और ये इसी के अंदर आके रुक गई है। तो इसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स ब्लॉक ने लगाया होगा। तो वो जो फोर्स है एक्चुअली वो फ्रिक्शन फोर्स है। जब बुलेट बॉक्स के अंदर एम्बेड हो रही है, अंदर जा रही है, तो उसके बुलेट के और जो मटेरियल है बॉक्स का उसके बीच में फ्रिक्शन आ रहा होगा। तो वो जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है अंदर ही अंदर, वो तो एक इंटरनल फोर्स है ना, तो उससे तो हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लग तो रहा है। तो उस फ्रिक्शन का वर्क निकालना है हमें। इज इट राइट? तो वो फ्रिक्शन जो बुलेट पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आई थी 100 मीटर पर सेकेंड से, अंदर आके रुक गई, तो किसी ना किसी फ्रिक्शन ने तो रोका होगा ना। तो वो फ्रिक्शन कौन सा होगा? वो होगा जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जा रही है तो इस बुलेट के और इस ब्लॉक के मटेरियल के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, तो दैट फ्रिक्शन। ओके, तो उस फ्रिक्शन का वर्क अगर कैलकुलेट करना है, अब वो फ्रिक्शन कितना होगा हमें फार्मूला नहीं पता, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फार्मूला ना पता हो तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। अगर तुम्हें वर्क कैलकुलेट करना है किसी फोर्स का और तुम्हें ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द फोर्स या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो तुम एफ एस कॉस थीटा तो नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल देख लो, फाइनल देख लो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पहले देख लो, इनिशियल इज हाफ। इनिशियल इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा होगी, लॉस हुआ है ना, वो जो लॉस हुआ है वही वर्क डन है फ्रिक्शन का। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वेयर, 100 का स्क्वेयर। ठीक है ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम इज 5 इंटू वी स्क्वेयर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 4 का स्क्वेयर 16। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 0.1, ये बन जाएगा 1000 माइनस ये आ जाएगा 40।
तो ये हो गया 960 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन, ये वाला जो फ्रिक्शन था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कोलिजन पूछा है उन्होंने, आफ्टर द कोलिजन पूछते तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है उससे निकालते, बट ड्यूरिंग द कोलिजन पूछा है तो ये वाला फ्रिक्शन, ठीक है ना। अगर आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आफ्टर द कोलिजन, तो वो ये वाला होगा, क्योंकि कोलिजन के बाद फिर अब ये वाला फ्रिक्शन आ गया है, तो नाउ दिस फ्रिक्शन फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से फिर वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्यूरिंग द कोलिजन भी एक फ्रिक्शन लग रहा है और वो है इसका इंटरनल फोर्स एक्चुअली, तो उससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में एक ये पेंडुलम दिया हुआ है कि इसका बॉब है जिसका मास m है और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर दी गई है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 2 मीटर नीचे यहाँ पे फ्लोर पे एक और मास रखा हुआ है, दिस इज आल्सो m, मतलब एक तो इस बॉब का मास है m और एक इस बॉडी का मास भी m है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस पेंडुलम को 60 डिग्री से छोड़ा है और ये यहाँ पे आता है, इससे टकराएगा एंड देन दिस मास इज स्टक विद दिस बॉब, ओके, इस बॉब के साथ में ये स्टिक कर जाता है एंड देन बोथ विल गो अप। तो आपको बताना है कि ये कितने एंगल तक ऊपर ये जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने छोड़ा, ये आगे इससे टकराया एंड इट विल पिक अप दिस मास और इसको साथ में ले गया अपने ऊपर। तो अब आपको बताना है कि ये कितने एंगल तक जाएगा, 60 डिग्री से छोड़ा था, अब यहाँ पे कितने एंगल तक ये जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक पार्ट जो है वो तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कोलिजन का पार्ट, ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट, राइट, जो हमने लास्ट टाइम भी किया होगा। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब इसने इसको पिक किया है तो इसका मतलब दोनों स्टिक हो गए हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, पहला पॉइंट, ठीक। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि हम ये देखें कि ये बॉडी इसको कितनी वेलोसिटी से आके हिट करेगी, है ना। तो पहले मेरे को इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसमें वर्टिकल मोशन में मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो तुम्हारे को क्या करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वही लगाते हैं। देखो इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि हाइट नीचे हो रही है। तो हाइट जब कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो हम ये लगा देते हैं दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये लगा जाएगा। तो चलो ये लगाते हैं। उसके लिए मेरे को ये हाइट चाहिए, कितनी हाइट से नीचे आई है ये कैसे कैलकुलेट करें, आई वांट दिस हाइट, ठीक है ना, ये हाइट, जितनी हाइट से ये बॉब नीचे आया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करें। अब ये सारा हम उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। देखो ये एच कैलकुलेट करना है मुझे। अगर ये वाली साइड पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक, तो फिर मैं इस पूरे 2 मीटर में से, ये 2 मीटर है पूरा, इसमें से अगर ये माइनस कर दिया जाए ये वाला पार्ट तो एच आ जाएगा। तो अब ये कितना है, तो इसके लिए ट्राइंगल है मेरे पास, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ ये वाली साइड, ठीक। मान लेते हैं कि ये O है, ये P है, ओके, और इसको मैं Q मान लेता हूँ। चलो, तो इन ट्राइंगल OPQ इफ आई पुट cos थीटा, सो इन ट्राइंगल OPQ पुट cos थीटा, so what is cos theta, base upon hypotenuse OP upon hypotenuse OQ, तो cos theta, theta is 60, so cos 60 is half is equal to OP upon OQ, OQ is 2, इसका मतलब OP is equal to 1 मीटर, तो ये मेरा 1 मीटर आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, इसको R मान लेते हैं। चलो, तो व्हाट इज PR, ये H है ना, तो PR इज इक्वल टू OR माइनस OP, सो PR दैट मीन्स H इज इक्वल टू OR माइनस OP। व्हाट इज OR, इट वाज 2 मीटर पूरा एंड OP इज 1, सो दिस इज 1 मीटर। इसका मतलब जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई है तो ये 1 मीटर नीचे आई है,
ठीक। अब अगर ये 1 मीटर नीचे आती है तो व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh। व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², है ना। v यहाँ पे वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ तो जीरो है, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब यहाँ पे आते आते मान लो इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो v आ गई है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जीरो, क्योंकि यहाँ से तो हमने रेस्ट से छोड़ा है। तो व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज हाफ mv²। ठीक। अब यहाँ से देखो m कैंसिल हो गया तो v आ गया √2gh। अब h हमें पता है 1 मीटर है, ठीक। सो दिस इज 2g, h इज 1, सो √2g ये वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पे, ठीक। अब यहाँ से ये बन जाएगा कोलिजन का क्वेश्चन। तो अब जब ये कोलाइड करेगा तो ये जो v है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद जब दोनों स्टिक कर जाएंगे तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि वो जो वेलोसिटी है वो v डैश है आफ्टर द कोलिजन। तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली कौन चल रहा था, ये वाली बॉडी है, ये बॉब। तो ये बॉब आया था यहाँ से v वेलोसिटी से, तो इनिशियली इसके पास मोमेंटम है कितना, m इंटू वी, है ना, m इंटू वी, क्योंकि v वेलोसिटी से आया। इसका मोमेंटम कितना है, जीरो, क्योंकि तो रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली अब ये दोनों स्टिक कर गए हैं तो मास हो जाएगा 2m और वेलोसिटी हो जाएगी v डैश। तो यहाँ से जो v डैश आएगा वो आ जाएगा v/2, ठीक। अब ये था v √2g डाल देते हैं, राइट। तो ये बन गया हमारा √g/2, ये v डैश है, g की वैल्यू बाद में डाल देंगे। अब इतनी वेलोसिटी से ये जब चलेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ तक आएगा, लेट अस से इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ तक आया और ये दोनों बॉडीज है इस टाइम पे, ओके। अब ये थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है दोबारा से, तो अब मैं फिर क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, लेट अस से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है ओ, ठीक है। अब फिर से ना मेरे को वही करना है कि यहाँ से ये बॉडी गई और यहाँ तक पहुँची, और अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका तो इसका मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ से गई, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पे रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेट करना है कि ये एंगल कितना है। तो अब फिर से अब ये उल्टा प्रोसेस है, देखो पहले हमें थीटा दिया हुआ था, थीटा की हेल्प से हमने एच निकाला था और फिर उस एच को मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डाला था। अब ये उल्टा क्वेश्चन है कि आपको थीटा निकालना है, पहले थीटा दिया था, अब यहाँ पे थीटा निकालना है। इसका मतलब कि अब उल्टा प्रोसीड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो कहाँ गई, तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के पहले आप हाइट कैलकुलेट करो, फिर उस हाइट से आप एंगल कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं फ्रॉम आर टू बी, ये आर पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आर से बी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फिर वही कर देते हैं, दैट फ्रॉम आर टू बी गेन in potential energy is equal to loss in kinetic energy. What is the gain in potential energy? तो मान लो कि ये जो हाइट है ये h है, तो it is mgh, है ना, mgh। वैसे तो 2m होना चाहिए, है ना, तो क्योंकि दोनों का मास मिलाकर 2m है, लेकिन एक्चुअली ये मास कैंसिल हो जाता है ना कंजर्वेशन में, जैसे यहाँ पे क्यों कहता है m, तो 2m लिख दो या m लिख दो, एक ही बात है। तो 2mgh, दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इट इज हाफ 2m v डैश स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, तो यही लॉस हो गया पूरा, ठीक है ना। जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक जाते जाते लॉस हो गई, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो इसे कैंसिल कर देते हैं, ओके। v डैश हमें पता है, ये g/2 का अंडर रूट। अब मैं इसको यहाँ डालूंगा
तो अब ये देखो क्या आ जाएगा, जी एच इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर यहाँ पे डालो तो दिस विल बी g/2। तो आप देखोगे कि g कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब कि h आ गया, ये आ गया 1/4। तो ये हाइट आ गई, तो ये 1/4 हाइट तक ये जाएगा। अब थीटा कैलकुलेट करना है, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर ये पूरा जो था O से R तक, ये पूरा था 2 मीटर, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं OR इज इक्वल टू 2 मीटर, ये वाला। ये आ गया है मेरे पास AR विच इज H, ये आ चुका है H 1/4 मीटर। तो मैं OA कैलकुलेट कर सकता हूँ। OA विल बी दिस इज दिस माइनस दिस, है ना, OA निकालना है मेरे को, तो दिस माइनस दिस इज दिस। तो OR में से AR माइनस कर दो तो OA आ जाएगा, ये वाला। व्हाट इज OR, ये पूरा 2 मीटर माइनस AR, ये वाली हाइट 1/4, तो ये आ जाएगा 7/4 ना। अब इस ट्राइंगल में मेरे को ये पता है कि ये जो पूरा लेंथ था पेंडुलम का, ये 2 मीटर दिया हुआ था, सो दिस वाज 2 मीटर। और ये जो ट्राइंगल में ये जो साइड है OA, ये आ गई है 7/4 मीटर। तो अब मैं यहाँ पे cos थीटा डाल के और थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नाउ लेट अस सी द cos थीटा विल बी, cos theta is base upon hypotenuse. Base is this 7/4 and divided by hypotenuse is 2. So cos theta is 7/8 and therefore theta is cos inverse of 7/8. तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है कि सर्कुलर मोशन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को इसके साथ में जोड़ दिया है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब आगे चलते हैं कोलिजन में। अच्छा स्टूडेंट, अब एक और केस करते हैं और ये है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ओके, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ये आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं डेरिवेशन के ऊपर। ओके, तो हेड ऑन कोलिजन है, इसका मतलब है कोलिजन इन वन डायमेंशन है, और इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगेंगी, राइट। तो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये दो बॉडीज हैं, एक है M1 विच इज मूविंग विद U1 और दूसरी है M2 विच इज मूविंग विद U2। ओके, ये दो बॉडीज हैं जो कि चल रही हैं, और अभी आके इससे कोलाइड करती है, और कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है V1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है V2। ओके, तो इनिशियल और फाइनली ये सब एक्स एक्सिस में ही चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे को जो कैलकुलेट करना है वो है इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, तो इनके फार्मूले हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो वो फार्मूले निकालते हैं। तो ये डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर दूसरा काम होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, राइट। तो पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ, दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। Initial momentum is m1 u1 plus m2 u2 and final momentum is m1 v1 plus m2 v2। ठीक है ना, इसमें इनिशियली हमने इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम ले लिया एंड फाइनली इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम, राइट। अच्छा, इसमें हम एक काम ये करते हैं कि जो 1 वाली क्वांटिटीज हैं उनको एक तरफ ले जाओ और ये 2 वाली क्वांटिटीज को दूसरी तरफ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो इसको हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये माइनस में आ गया, ये इधर आके माइनस में आ गया, राइट। अब देखो यहाँ से m1 कॉमन है, तो m1 कॉमन, इट इज u1 माइनस v1, दिस इज m2 कॉमन, v2 माइनस u2। ओके, नाउ दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल लिया है। अब हम लगाते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियली किसकी, तो मोमेंट, इनिशियली का मतलब कोलिजन से पहले इन दोनों की, और फाइनली इन दोनों की, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, फाइनल हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से सारे में से हाफ तो कैंसिल ही हो गया। फिर इसमें भी हम एक काम करते हैं कि वन वाली क्वांटिटीज को एक तरफ, टू वाली एक तरफ ले जाते हैं। तो इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको राइट में, तो ये आ जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है ना। जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो इसमें भी m2 है, इसमें भी m2 है, तो m2 कॉमन आ गया। इसको इधर ले जाओगे तो ये m1 है, इसमें भी m1 है, तो m1 कॉमन आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे को अब देखो दो अननोन है मेरे पास और दो ही इक्वेशन है। अननोन क्या थे, v1 और v2। इक्वेशन एक ये है ना, और एक ये है। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाली है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्क्वायर्स हैं, तो इन स्क्वायर्स को एलिमिनेट करने का एक तरीका ये है कि अगर मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड 3/2, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। तो जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो आप देखो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ओके ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस अपॉन दिस करोगे m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, और फिर ये आ जाएगा। इसमें अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हो तो यहाँ आ जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, और u1 माइनस v1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बस बचेगा u1 प्लस v1। सो दिस इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, सेम वे v2 प्लस u2। ओके, अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। अब मेरे पास में दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। एक तो ये वाली थी जो सबसे पहली इक्वेशन मैंने लिखी थी, और दूसरी ये है। दोनों में कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, v1 v2 की पावर 1, v1 v2 की पावर 1। अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। ओके, और कैसे सॉल्व करेंगे, अब सिंपल एलिमिनेशन मेथड है कि यहाँ से v1 निकाल के और इसमें डाल देता हूँ तो v2 आ जाएगा। तो अब एलिमिनेशन करना है बस, ठीक है। तो यहाँ से v1 निकालते हैं जो, तो v1 विल बी v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको यहाँ डाल लेते हैं, सो पुट v1 इन इक्वेशन 1, यहाँ डाल रहा हूँ। तो इट इज m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1, v1 is this whole, so this is v2 plus u2 minus u1 plus m2 v2। ठीक है, अब इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर v2 कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ठीक, अब देखो कि यहाँ पे ये m1 u1 है और यहाँ पे माइनस m1 u1 है, इसको इधर ले आते हैं तो m1 u1 एंड प्लस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m1 u1 तो बन जाएगा 2 टाइम्स m1 u1, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स m1 u1, इसको हम इधर ले आए। ठीक, अच्छा ये खत्म हो गया। अब इधर इसको ले आओ, m1 u2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे है m2 u2, यहाँ से आएगा m1 u2, तो u2 कॉमन आएगा इसमें और ब्रैकेट में बचेगा m2 माइनस m1, सो प्लस m2 माइनस m1 u2 कॉमन। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से v2 कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू v2, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2।
ये ठीक है ना। ये m1u1 लेफ्ट में आ गया तो प्लस हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे m1u1 है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर ये m1u2 लेफ्ट में आ जाएगा। अब इसमें भी u2 है और इसमें भी u2 है, तो मैं u2 कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट में आ जाएगा m2 और ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो माइनस m1। फिर इसमें से और इसमें से v2 कॉमन है तो m1 प्लस m2। बस अब इसको इधर ले जाओ तो देखो v2 आ गया। सो v2 विल बी, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो आ जाएगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो देखो ये इक्वेशन है किसकी, v2 की। ओके, ये डेरिवेशन हो गया हमारा किसका, v2 के लिए। अच्छा, अगर मेरे को v1 निकालना है तो फिर कैसे निकालें, तो v1 निकालने के लिए सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा था पुट v1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से v1 निकाला था मैंने, है ना, और उसको यहाँ पे डाल दिया था। अब उल्टा कर दो, v2 निकाल के यहाँ पे डाल दो तो फिर v1 आ जाएगा। क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, है ना, याद रखने के लिए एक इक्वेशन तुम याद रखो और 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो तो तुम्हारी v1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो v1 होगा वो आएगा हमारा 2, m1 की जगह m2, u1 की जगह u2, m1 प्लस m2 इज m2 प्लस m1, बात एक ही है, वो तो सेम ही रहेगा। m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है ना। 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो ये मेरा v1 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज आ गई, v1 भी और v2 भी। तो ये जो पूरा डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ओके, आपके स्कूल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हमारे को एक दो स्पेशल केसेस मिल जाते हैं, तो जब वो स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि वो क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंट्रेंस में तो डायरेक्टली भी पूछे जाएंगे, ओके, जैसे नीट में या आईआईटी मेंस में कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जा सकता है आराम से। तो लेट अस सी देम। देखो, पहला स्पेशल केस ये है कि अगर इन दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल होता, अगर m1 m2 इक्वल होते और फिर ये जाके टकराते, ओके, और हेड ऑन कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटीज क्या बनती, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दोनों मासेस हैं इनकी वैल्यू इक्वल है, ओके, दोनों मासेस का वैल्यू इक्वल है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे m1 m2 को ना इक्वल कर देता हूँ। तो अगर मैं m1 m2 को इक्वल करता हूँ तो आप देखो जो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर m1 m2 बराबर है तो ये क्वांटिटी तो ज़ीरो हो गई, तो इसे तो हटा ही देते हैं, ठीक है, बचेगा ये। अगर v2 की बात कर रहे हैं तो m1 m2 बराबर है, ये खत्म हो गया, ये बचा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2mu1 अपॉन m प्लस m, है ना। यहाँ पे m1 और m2 को मैंने इक्वल कर दिया तो m प्लस m और यहाँ पे भी m। तो आप देखो कि ये 2m बना और ये 2m कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल, तो ये u1 बचेगा। अच्छा, इसी तरीके से आप v1 देख लो, तो यहाँ पे भी m1 m2 को इक्वल करो तो ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या, v1 इक्वल टू दिस इज 2mu2 अपॉन m प्लस m। फिर ये 2m और ये 2m कैंसिल होकर क्या आ गया, u2। तो यहाँ से देखो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और जो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। मतलब ये हो गया कि जो v1 है ये तो हो गया u2 के बराबर, दिस इज u2, और जो v2 है वो u1 है, तो दिस इज u1। इसका मतलब हो ये रहा है कि जो पहले बॉडी u1 से चल रही थी वो कोलिजन के बाद u2 से चल रही है, और जो पहले बॉडी u2 से चल रही थी वो कोलिजन के बाद u1 से चल रही है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई है और इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई है, तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंटरचेंज। तो अगर दो बॉडीज इक्वल मास की हेड ऑन कोलाइड करती हैं, अगर दो बॉडीज इक्वल मास की हेड ऑन कोलाइड करती हैं इलास्टिकली, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ओके। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि जैसे एक बॉडी ये थी एक बॉडी ये थी, मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे थी, ओके, और ये आई
4 मीटर पर सेकेंड से। अब ये भी मास m है, ये भी m है, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के बाद क्या होगा, अगर मान लो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड है, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी तो इसे मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो 4 मीटर पर सेकंड है वो इसे मिल गई, तो जो फर्स्ट बॉडी है वो तो 4 मीटर पर सेकंड से चली गई और इसकी वेलोसिटी इसे मिल गई, तो जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो सेकंड बॉडी रुक गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ओके ना। तो कोलिजन से पहले ये सिचुएशन थी, कोलिजन के बाद ये सिचुएशन है। ये ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब दो बॉडीज इक्वल मास की कोलाइड करें तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं एक्चुअली, तो आगे बताऊंगा इसका यूज़ कई न्यूमेरिकल्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक केस करते हैं जब एक मास दूसरे से बहुत बड़ा हो, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि ये बहुत छोटा मास है और ये बहुत बड़ा मास है, ओके। एक बहुत छोटा मास जा रहा है और पीछे से एक बहुत बड़ा मास आके इससे टकराता है, तो फिर क्या होगा, तो इफ m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन m2, ठीक है। अब ये केस देखते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लेट अस सी दैट। देखो, जैसे ये केस मैंने आपको दिखाया है कि एक बहुत छोटा मास था जिसको जो जा रहा था और उसके पीछे से आके एक कोई बड़ा मास टकराता है, ठीक है। तो अब उस केस में बड़े मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, छोटे मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये केस है व्हेन m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन m2, सो व्हेन m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन m2, ओके। m1 बहुत बड़ा है m2 से। तो अब एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को देखते हैं, पहले v1 को चेक करते हैं कि इसका क्या हुआ। नाउ v1 का फार्मूला ये था, तो इसको देखें जरा। तो v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो पहले देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि m2 बहुत छोटा है तो m2 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, m2 इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे मत नेग्लेक्ट कर देना। हमेशा जो नेग्लेक्ट की जाती है छोटी क्वांटिटी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से की जाती है, ओके। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में तो इनकी वैल्यू होती है, ओके। जैसे 10 प्लस 0.1 करें तो 10.1 आएगा, वो 10 के करीब भी है, तो यहाँ पे 0.1 को तुम एलिमिनेट कर सकते हो या नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 10 इंटू 0.1 है तो फिर आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि वहाँ पे तो आंसर पे बहुत इफेक्ट पड़ गया ना, तो इसलिए वहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा जो छोटी क्वांटिटीज़ को नेग्लेक्ट करना है वो करना है कहाँ से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो अब इसको करके देखते हैं जरा कि क्या आता है। तो मैं यहाँ से इनको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या बचेगा, सो ये बचेगा अब 2m2u2/m1। अच्छा, अब आप एक चीज़ और देख सकते हो, देखो m1 बहुत बड़ा है, m1 इज़ वेरी लार्ज। तो अगर ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है, तो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर में कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, दिस रेशो विल बिकम वेरी स्मॉल। तो इसलिए ये जो पूरी क्वांटिटी है ये नेग्लिजिबल हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट इस पूरी क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो ये पूरी क्वांटिटी ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसलिए इसे ख़त्म कर दो, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे m2 तो ख़त्म हो गया था, यहाँ बचेगा m1, ये बचेगा m1, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा फिर, बस u1 बचा। तो v1 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है बड़ी वाली बॉडी की वो u1 के बराबर ही आ रही है, मतलब अपनी ही इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब जो बड़ी बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी से ही चलती जाएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो जो v1 है वो u1 के बराबर है, ठीक। अच्छा, सेकंड केस अब छोटी बॉडी पे देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ा। तो v2 को कंसीडर करो। तो नाउ लेट अस सी v2। नाउ v2 इज 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। अब इसमें से भी वही काम करते हैं, m2 को नेग्लेक्ट करते हैं। तो m2 को नेग्लेक्ट करें तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बचेगा 2m1u1 अपॉन m1,
तो ये m1 और ये m1 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा माइनस m1 अपॉन प्लस m1, तो ये कैंसिल हो गए, माइनस साइन बचा रहेगा। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये आएगी 2u1 माइनस u2 इसके बराबर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2u1 बचा, यहाँ पे m2 नेग्लेक्ट हो गया, ये m1 और m1 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस साइन बचेगा तो माइनस u2 ये आ गया, तो v2 इसके बराबर आ रहा है, ठीक। अच्छा, इससे अगर नहीं समझ में आ रहा कि छोटी बॉडी की वेलोसिटी क्या बनी एक्चुअली, तो इसमें हम एक काम ये करते हैं कि अगर हम ये माने, ओके वैसे तो ये आ गई है, दिस इज इक्वल टू 2u1 माइनस u2, ठीक। अगर ऐसा होता कि ये जो बॉडी है छोटी बॉडी ये रेस्ट पे होती और फिर ये बॉडी आके टकराती, मतलब u2 जीरो है, तो अगर u2 जीरो होता, एक स्पेशल केस के अंदर भी एक स्पेशल केस ठीक है ना, तो स्पेशल केस तो ये था ही क्योंकि एक मास बहुत बड़ा है, दूसरा मास बहुत छोटा है। अब उसके अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो छोटा मास था वो रेस्ट पे था और फिर कोई बड़ी बॉडी आके टकरा रही है, तो फिर क्या होगा, तो u2 को जीरो डाल दो। तो अगर मैं यहाँ पे u2 को जीरो डालता हूँ तो v2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस u1। इसका मतलब कि अगर कोई छोटी बॉडी खड़ी है और फिर कोई बड़ी बॉडी आके उससे टकराती है, तो बड़ी बॉडी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी, लेकिन जो छोटी बॉडी थी वो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी छोटी बॉडी की, वो देखो कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ u1। मतलब जितनी वेलोसिटी से बड़ी बॉडी आके टकराती है उसकी डबल वेलोसिटी से छोटी बॉडी चलती है। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये 2 मीटर पर सेकंड से आके टकराती है, तो ये जो बॉडी है ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि इनको ध्यान रखना है कि अगर कोई छोटी बॉडी रखी है, कोई बहुत बड़ी बॉडी आके टकराए और क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है m1 इज़ वेरी वेरी लार्जर देन m2, तो तुम सीधा ले सकते हो कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी छोटी बॉडी की वो 2 टाइम्स ऑफ u1 होगी, जितनी वेलोसिटी से बड़ी बॉडी आगे टकराई है उसकी डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हमारी स्टैंडर्ड आंसर्स हैं ये, ठीक। अब एक उल्टा करते हैं लास्ट केस, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी बॉडी है और बहुत बड़ी बॉडी चल रही है और फिर कोई छोटी बॉडी आके इससे टकराए, तो फिर क्या होगा, बड़ी बॉडी पे क्या होगा और छोटी बॉडी पे क्या होगा, ओके। सो नाउ लेट अस सी दैट। अच्छा, अब देखो ये केस देखते हैं, इसमें हम एक छोटी बॉडी को और एक बड़ी बॉडी से ले जाके टकराते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये जो बड़ी बॉडी है इसकी फाइनल, ये सेकंड है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v2 और जो छोटी बॉडी है इसकी फाइनल वेलोसिटी है v1। तो पहले बड़ी बॉडी को चेक करते हैं, v2 देखते हैं ये वाला, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज v2। सो v2 इज इक्वल टू 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें मैं ये सिचुएशन डाल रहा हूँ कि m1 बहुत छोटा है, m2 बहुत बड़ा है, तो m1 को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से m1 को नेग्लेक्ट करें तो ये m1 खत्म हो जाएगा, ये m1 खत्म हो जाएगा, ये m1 खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचेगा, ऊपर भी m2 बचेगा, ये भी m2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक तरीके से m1 को खत्म करने का मतलब कि मैं इसको जीरो मान देता हूँ, है ना। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी स्मॉल, सो टेक इट एज जीरो। तो अगर ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो फिर ये और ये कैंसिल हो गए ना, तो ये कैंसिल हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 बहुत छोटा है और m2 बहुत बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो फिर ये रेशो बहुत छोटा हो जाएगा एंड दिस क्वांटिटी विल बी नेग्लिजिबल। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेग्लेक्ट कर दो। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या बच रहा था, यहाँ पे बच रहा था सिर्फ u2, तो v2 इज इक्वल टू u2। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की v2, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। मतलब ये उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जितनी वेलोसिटी से पहले चल रही थी, उतनी वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसका मतलब तुमने एक चीज़ देखी कि जो बड़ी बॉडी होती है जिसका मास बहुत ज़्यादा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बेशक वो किसी से जाके टकरा जाए या कोई उससे आके टकरा जाए, उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल के बराबर ही रहती है, ठीक है ना। जो भी इफेक्ट आता है ना वो छोटी बॉडी का आएगा। और अब छोटी बॉडी का इफेक्ट देखो, छोटी बॉडी थी मेरी 1, तो v1 देखते हैं जरा। सो नाउ सी v1 इज 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1।
अब इसमें भी हम यही डालते हैं assumption कि m1 बहुत छोटा है, तो अगर m1 बहुत छोटा है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये m2 और m2 कैंसिल, तो v1 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2u2, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, ये नेग्लेक्ट हो गए, ये m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस बचेगा, सो माइनस u1, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसमें भी नहीं अगर समझ में आता है कि इसका क्या हुआ, तो फिर इसमें एक स्पेशल केस ले लो कि मान लेते हैं कि जो बड़ी बॉडी है वो रेस्ट पे थी और फिर कोई छोटी बॉडी आके टकराई इससे, एक कोई बहुत बड़ी बॉडी रखी हुई है और फिर कोई छोटी बॉडी आके टकराती है, तो क्या होगा, तो u2 इज 0, सो इफ u2 इज 0, मान लो कि 0 है, मतलब ये रेस्ट पे थी, तो अगर u2 0 है तो आप u2 को 0 डालो तो देखो v1 क्या बन जाएगा, माइनस u1। इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की वो इनिशियल के बराबर ही है, लेकिन माइनस साइन सेज अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी u1 वेलोसिटी से जाके टकराती है, ये बॉडी रखी हुई है रेस्ट पे है और ये बॉडी जाके टकराती है u1 वेलोसिटी से, तो ये वापस आ जाएगी u1 वेलोसिटी से। इसका मतलब ये बॉडी वापस आ रही होगी विद वेलोसिटी u1, ओके ना। और इसका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, अगर तुमने 0 मानी है तो फिर ये भी 0 रहेगी, मतलब ये रेस्ट पे ही रहेगी, ओके। अगर ये चल रही थी शुरू में तो जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, और अगर ये रेस्ट पे थी तो फिर ये रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। तो मतलब बड़ी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये जो केस है जिसमें कि छोटी बॉडी गई है, टकराई है और वापस आ गई, ये बाउंसिंग का केस है, बाउंसिंग बैक। इस केस में जो बॉल है या जो बॉडी है, ये वाला केस है जिसमें कि एक बॉल को अगर तुम वॉल पे फेंकते हो तो बॉल इज वेरी हैवी, ओके, और बॉल जो है उसका मास बहुत कम है, तो बॉल जाती है, टकराती है और फिर बाउंस बैक कर जाती है। और जो बॉल है वो पहले भी स्टेशनरी थी और बाद में भी स्टेशनरी रहती है, तो बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट बॉल की वेलोसिटी सारी उल्टी हो गई, तो ये बाउंसिंग वाला केस हो गया, है ना। तो ये जो 3 केसेस मैंने बताए हैं इनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ओके। कोलिजन इन वन डायमेंशन के, इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं ये, ओके। अगर इन इलास्टिक है फिर नहीं काम करेंगे, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के, क्योंकि जब मैंने इसका डेरिवेशन किया था तो इसमें मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के फिर ये निकाली थी ना इक्वेशंस, तो ये कब लगती हैं, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो। तो ये केसेस हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम, और एक क्लास और लगाएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो फिर ये कोलिजन कंप्लीट होगा तुम्हारे IIT मेंस के हिसाब से। फिर एक और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास कराऊंगा, फिर वो एडवांस लेवल वाला, ठीक है। कोलिजन जो होगा वो बाद में आएगा। तो चलो अब आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे।